कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस ने दरअसल खाकी उतारकर अपना रूप बदल दिया और वह डॉक्टर के भेष में आ जाती है। डॉक्टर के भेष में इसलिए क्योंकि सीएफएल टीम ने जो अपना रिपोर्ट सौंपी थी एसएसपी को, तो उन्होंने कहा था कि जो कातिल है वह बहुत ही शातिर किस्म का है। दरअसल वो कोई सबूत नहीं छोड़ता, लेकिन एक छोटा सा सबूत है जो उनके हत्थे चढ़ा है। काश उसका ब्लड सैंपल मिल जाए, काश उसकी डीएनए रिपोर्ट मिल जाए, तो हम देखना चाहते हैं कि वह मैच करती है या नहीं करती। अब इसके बाद खाकी से डॉक्टर का रूप बनाने के बाद वो घर जाते हैं और दरवाजा खटखटा आते हैं, और दरवाजा खटखटाने के बाद उनकी तलाश कुछ ऐसे लोगों की थी जो कुंवारे थे। ऐसे लोगों की तलाश थी जो ऑटो चालक हो या फिर ड्राइवर हो या फिर कुछ ऐसे हो जो किराएदार, दूर दराज के रहने वाले लोग। पुलिस ने लगभग ऐसे 800 लोगों के ब्लड सैंपल लिए और ब्लड सैंपल लेने के बाद जब उनका मिलान शुरू कराया तो आखिरकार जो कातिल होता है वो पुलिस के हाथ चढ़ जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जहां पर घटना हुई थी, जहां पर कत्ल हुआ था, दरअसल वहां से लेकर कातिल जो रहता था महज 500 मीटर की दूरी पर रहता था, और उस कातिल को पकड़ने में पुलिस को लगभग 14 साल का समय लग जाता है। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया, न केवल उस प्रदेश में बल्कि जहां जहां तक इस खबर की गूंज फैलती है, सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से, लोग बड़े हैरान और हो जाते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की। दरअसल चंडीगढ़ का एक ही सेक्टर 38 लगता है और सेक्टर 38 का एक टैक्सी स्टैंड था। बात कर रहा हूं मैं 30 जुलाई 2010 की। रात के लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। बूंदाबांदी चल रही थी, इसलिए बूंदाबांदी से बचने के लिए एक लड़की एक टीन सेट के नीचे खड़ी हुई थी ताकि बूंदाबांदी थोड़ी कम हो जाए। उसकी जो किताबें हैं, उसके पास जो सामान है वह भीग न जाए, इसलिए वो उसे बचाना चाह रही थी। इससे पहले कि वह बंद होती या अपनी जाने की कोशिश करती, इसी बीच में पीछे से एक पत्थर बहुत तेजी के साथ उसके सर में लगता है, और जैसे ही सर में लगता है तो वह लड़की जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब जो कातिल होता है, जो व्यक्ति होता है जो मौके पर मौजूद था, जिसने पत्थर मारा था, उसने उसके अपनी गोद में उठाया और गोद में उठाने के बाद जंगल की तरफ उसको लेके चला जाता है। जब जंगल की तरफ लेके जाता है तो उसके बाद उसके तन से एक एक कपड़े को आराम से उतारता है। उतारने के बाद उसके शरीर को वो बहुत बुरी तरह से नोचना शुरू कर देता है। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां उसने उसके दांत न गड़ाए हों, कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां उसने चोट न पहुंचाई हो। उसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम देता है, उसके साथ दरिंदगी करता है, और दरिंदगी करने के बाद जब उसका मन भर जाता है, इसी बीच में रात के लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, और 10 बजे उस लड़की के फोन पर घंटी बजती है। उस कातिल ने बड़े आराम से उस फोन को उठाया, और उठाने के बाद जो बातचीत की तो सामने उस लड़की का पिता बात कर रहा था। वो पिता बोल रहा था कि बेटा तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कब से तलाश कर रहा हूँ। उसने कहा कि तुम परेशान क्यों होते हो, टैक्सी स्टैंड के पास स्कूटी खड़ी हुई है, जाकर देख लो, बस इतना बोलता है। इतना बोलने के बाद कातिल वहां से घटना को अंजाम देता है, और अंजाम देने के बाद चला जाता है। लेकिन जो लड़की का पिता था अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। दरअसल लड़की रोज का किस्सा है, लड़की रोज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को सीखने के लिए करने के लिए वो अपने घर सेक्टर 38 से जाया करती थी। कहीं दूर थोड़ा सा वहां से जाने के बाद इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स सीखती थी, और सीखने के बाद रोज रात 9 बजे अपने घर वापस जाया करती थी। लेकिन उस रात थोड़ी बारिश हो रही थी, और बारिश होने की वजह से लड़की इंतजार कर रही थी ताकि जो बारिश थोड़ी बंद हो जाएगी उसके बाद वो स्कूटर से अपने घर चली जाएगी। अब इसी बीच में जब लड़की नहीं आती है तो उसके पिता इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके जितने भी दोस्त होते हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो या फिर वैसे उसके स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हों, हर किसी के पास जाकर उनसे बातचीत करते हैं कि आज मेरी बेटी नेहा नहीं आई है, क्या तुमने नेहा को देखा है। वो पिता हर घर में जा जाकर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन हर घर से बस एक ही आवाज आती है कि हमने उसको आखिरी बार
उस वक्त देखा था, लेकिन जैसे ही फ़ोन करता है, फ़ोन करने के बाद उसे पता चलता है कि टैक्सी स्टैंड के पास उसकी स्कूटर खड़ी हुई है, जिसकी स्कूटर का C3Q6070 व स्कूटर को देखकर उसके पिता रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसी की स्कूटी के पास थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था। अब पिता ने पुलिस का इंतजार ही नहीं किया, बल्कि पुलिस को हालांकि पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी थी। पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, दोस्त अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़की की जो पिता होता है वह जंगल की तरफ जाता है और जाने के बाद अपनी बेटी को लगातार आवाज़ें लगा रहा था। आवाज़ लगाते लगाते कि बेटा तुम नेहा कहाँ हो, बार बार आवाज़ लगाने के बाद आखिरकार पिता को अपनी बेटी दिखाई देती है और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। तुरंत ही उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और सीधा पीजीआई हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां ले जाने के बाद पता चलता है कि डॉक्टर कहते हैं कि ये मृत घोषित हो चुकी, यानी कि वो उसकी जिंदगी ही खत्म हो चुकी है। और जैसा है बात सुनी जाती है, पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी, पोस्टमार्टम भी होता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसके साथ दरगिंदगी हुई है। दरगिंदगी के साथ साथ उसका गला दबाकर उसकी हत्या की गई है, यानी कि पहले उसके सिर पर पत्थर मारा गया था, उसके बाद फिर दरगिंदगी की जाती है, उसके बाद फिर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब पुलिस के रडार पर उसकी जितने भी दोस्त होते हैं वो सब आ जाते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़के हो। पुलिस ने इस मामले की अपनी तरफ से जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस लगातार कोशिशें कर रही थी और कोशिश करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। पुलिस ने वितेश, सचिन, हितेश, सागर इनको पकड़ा। इनको पकड़ने के बाद इनका नार्को टेस्ट भी कराया, साथ ही इनका ब्रेन मैपिंग भी कराया, ये जानने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि दोस्त कातिल हों। लेकिन जब इनके खिलाफ कोई ऐसा पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं तो पुलिस परेशान हो जाती है। पुलिस करे तो क्या करे। अब पुलिस ने शहर के ऐसे गुंडे तत्व थे, ऐसे लोग थे जिन पर शक हो सकता था, 500 लोगों की सूची बनाई और 500 लोगों की सूची बनाने के बाद सबका डीएनए सैंपल लिया जाता है, ताकि उस घटना स्थल पर जो सीएफएसएल टीम को सबूत मिले हैं उससे है जांच पड़ताल हो सके। लेकिन 500 लोगों के डीएनए सैंपल लेने के बाद भी जब रिपोर्ट आती है तो मैच ही नहीं करती और कातिल आराम से बचकर निकल जाता है। अब पुलिस इस मामले को हालांकि चार्जशीट भी लगाती है, लेकिन कोर्ट में जाकर यह मामला इसलिए मजबूती नहीं पकड़ता क्योंकि ना तो कोई गवाह थे ना कोई सबूत था, और इसलिए पुलिस ने जिस तरह की रिपोर्ट लगाई थी उस तरह से कोर्ट ने इसे एक तरह से कह सकते हैं कि ठंडे बस्ते में डाल दिया। कहा कि जांच में आपको पर्याप्त सबूत नहीं मिले। वक्त आगे बढ़ने लगता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और लगभग 12 साल बीत जाते हैं। 12 साल यानी कि बात कर रहा हूं 11 जनवरी साल 2022 की बात है। पति और पत्नी का नाम मनदीप कौर होता है। वो अपने पति के साथ बाजार में खरीदारी करने के लिए गई थी। 11 जनवरी 2022 की रात लगभग 8 बजे के आसपास उन दोनों ने खरीदारी भी कर ली। ये जब खरीदारी कर लेते हैं, खरीदारी करने के बाद ये पहुंच जाते हैं बाजार में पैसे देने का नंबर आता है, तो उसके पति के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। अब ऐसी स्थिति में वो करे तो क्या करे। तब उसने दुकानदार से कहा कि भाई साहब, मैं बस थोड़ी देर में अभी आया और आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं अपने भतीजे से पैसे लेकर आता हूं। बाइक से गए, तुरंत भाग के जाता है, बाइक लेकर सीधा अपने भतीजे के पास और पैसे लेकर सीधा दुकानदार के पास पहुंचता है। कहता है कि भाई मैं पैसे लेके आ गया हूं, लेकिन दुकानदार कहता है कि भाभी जी तो चली गई। भाभी जी की उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। अब वो उसे लगता है कि शायद घर पहुंच गई होगी। घर जाकर देखता है तो पत्नी घर पर थी ही नहीं। अड़ोस पड़ोस वाले से पूछता है कि फिर रिश्तेदारों से पूछता है और जहां जहां तक वो कोशिश कर सकता था वहां तक बहुत पहुंचता है, पूछता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। दरअसल मलिया थाना क्षेत्र में अगले ही दिन एक स्नेहालय एक जगह है जो जंगल का एरिया लगता है। 12 जनवरी 2022 को इस महिला यानी कि मनदीप कौर की लाश मिल जाती है। नग्न अवस्था में, शरीर पर जगह जगह काटने पीटने के निशान थे
उसके साथ पहले कोई भारी वस्तु से चोट पहुंचाई गई और चोट पहुंचाने के बाद उसको खींचते हुए जंगल की तरफ ले जाया गया। उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। हालांकि वो तड़प रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन शायद कातिल को इस बात पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसने अपने इस जो कुकृत्य करना था वह आराम से उस कुकृत्य को करता रहा। करने के बाद वहां से बड़े इम्तिनान से निकल जाता है और अगले ही दिन जब पुलिस को लाश मिलती है, पुलिस ने सबको कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो CFSL टीम होती है, CFCL टीम ने जब इसे रीड करना शुरू किया केस को मनदीप कौर के, तो पुलिस को ऐसा लगा जैसे कि यह केस दोबारा से हम पढ़ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम चीजें थी। कत्ल करने का वही अंदाज, मारने का वही अंदाज, उसके साथ रेप करने का वही तरीका, जब बिल्कुल एक जैसा था। और पुलिस 12 साल पहले तो गच्चा खा ही चुकी थी। 500 लोगों का DNA सैंपल लेने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी। CFS टीम ने जो SP कंवरदीप कौर होती हैं उनसे बातचीत करते हैं, कहते हैं कि साहब कातिल को पकड़ना ही होगा। अगर कातिल नहीं पकड़ा गया तो जैसे उसने पहले साल 2000 में घटनाक्रम को अंजाम दिया, साल 2022 में घटनाक्रम को अंजाम दिया, वो ऐसे ही आगे करता रहेगा, इसलिए उसको पकड़ना बेहद जरूरी है। अब इसके बाद SSP कंवरदीप कौर जो होते हैं उन्होंने एक टीम गठित की। टीम में DSP चरणजीत सिंह, इंस्पेक्टर जसवाल सिंह, सब इंस्पेक्टर मोहन कश्यप, कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल विकास, एक टीम बनाई जाती है। टीम बनाने के बाद उनसे कहा जाता है कि कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, मुझे कातिल हर हाल में चाहिए। लेकिन पुलिस तो पहले भी कोशिश कर चुकी थी, आप करें तो क्या करें, इसलिए पुलिस ने कुछ अलग तरीके से सोचना शुरू किया। 500 लोगों की रिपोर्ट तो उनके पास पहले से ही थी, तो इसलिए उनके पास दोबारा जाने की जरूरत तो नहीं थी। पुलिस ने फिर से एक कोशिश की कि ऑटो टैक्सी ड्राइवर, रेडी पड़ी लगाने वाले जो मजदूर तबके लोग होते हैं, किराएदार या कुआरे लड़के, ऐसे लोगों की तलाश करना शुरू कर दिया जाता है और घर घर जाते हैं। घर घर जाने के बाद कोशिश कर रहे थे कि उसका ब्लड सैंपल मिल जाए, क्योंकि लेडीज का ब्लड सैंपल इतना मान नहीं रखता, सिर्फ मान रखता था पुरुष का ब्लड सैंपल। इसलिए घर घर जरूर जाते थे, जाकर दरवाजा खटखटाया, उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद कि हम एक कैंप लगा रहे हैं और कैंप लगाने के बाद आपको ब्लड देना है और फिलहाल जरूरत भी है। ये है जुलाई 2023 का वाक्य। लगभग 1-1.5 महीने के आसपास के इलाके में सब जगह घूमा जाता है और ये घूमते घूमते सेक्टर 38 के या एक झुग्गी नंबर 16 में जब पहुंचते हैं तो वहां एक मोनू कुमार नाम का लड़का था। काफी देर हो जाती है। जब उसके घर वालों से बातचीत कर रहे थे तो जो उसकी माँ होती है, माँ कहती है कि मेरा बेटा भी टॉयलेट के अंदर है, ठीक है वो आ जाएगा तो कर लेना। लेकिन पुलिस को उसके टॉयलेट से निकलने का कम से कम आधे घंटे का इंतजार करना पड़ा और पुलिस को उस वक्त तो कोई शक नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही वह निकलता है टॉयलेट के अंदर से, क्योंकि वह आवाज सुन चुका था, वो मौका पाते वहां से निकलने की कोई बहाना करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वह पुलिस वाले डॉक्टर का भेष बनाकर गए थे। डॉक्टर होते तो शायद एक बार वो मान जाते, लेकिन वह पुलिस वाले थे, उनका मकसद ही जांच करना था। उन्होंने मोनू को बड़े प्यार से पुचका के बातचीत करने के बाद उसका ब्लड सैंपल ले लिया और ब्लड सैंपल लेने के बाद कहा कि ठीक है, अब तुम आराम से जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ, हमें कोई दिक्कत, कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद वो चले जाते हैं और अप्रैल 2024 के अंतिम सप्ताह में ब्लड रिपोर्ट आ जाती है और ब्लड रिपोर्ट आने के बाद यह 300 लोगों का ब्लड लिया गया था और उसके बाद जब मिलान किया जाता है तो मोनू कुमार की ब्लड रिपोर्ट से रिपोर्ट मैच कर जाती है। अब पुलिस वाले फिर से घर जाते हैं, यानी कि 1 मई 2024 को जब पुलिस वाले अब डॉक्टर के रूप में नहीं थे बल्कि वो पुलिस के रूप में ही थे और मोनू देखते ही पहचान गया ये तो वही लोग हैं जो डॉक्टर बन के आए थे। उसके बाद वो जाता है और जाने के बाद जब मोनू को आवाज लगाई जाती है तो मोनू आता है और देखते ही एकदम से वो चक्क रह जाता है और मोनू कहता है अपनी माँ से कि माँ मेरे लिए रोटी बना दे, शायद कभी भविष्य में फिर रोटी खाने का अवसर ना मिल पाए, इसलिए रोटी खा के बना दे। माँ रोटी बनाती है। पुलिस वाले इंतजार कर रहे थे, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो रोटी खाने में कौन सी दिक्कत आ रही है।
उसका इंतजार किया जाता है। रोटी खाने के बाद अपनी माँ के हाथ के वो जाते हैं, उसके बाद फिर उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। जो घटना स्थल होता है, घटना स्थल से मोनू के घर की जो दूरी होती है, जहां वो रह रहा था झुग्गी नंबर 16 के अंदर सेक्टर 38 में, तो वो महज 500 मीटर की दूरी थी। यानी कि जिस वक्त उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था पहले वाले को नेहा के साथ, तब वह 20 साल का था। पुलिस को शायद उस वक्त इतना शक नहीं हुआ। काश उस वक्त भी अगर उसका ब्लड सैंपल ले लिया गया होता तो वो कातिल पहली ही बार में पकड़ा जाता। ये जो मनदीप कौर की हत्या हुई थी वो कभी हत्या नहीं होती। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो उससे पता चला कि हिमाचल प्रदेश का एक जगह लगती है चंबा। 19 सितंबर 2008 का यह वाक्य है। उसने ऐसे ही टिड्डू जैसे यह हत्याकांड को अंजाम दिया था। नेहा का और मनदीप कौर का ठीक वैसे ही इसने एक घटना को अंजाम दिया था, इसी तर्ज पर दिया था, इसी तरह से उसने उसका रेप किया था, उसका फिर हत्या की थी। और हत्या करने के बाद लेकिन पुलिस को कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिले। 18 महीने तक मामला कोर्ट में विचाराधीन रहा, चलता रहा, लेकिन पर्याप्त सबूत न मिले, कोई गवाह नहीं मिला, इसलिए पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। आखिरकार पुलिस ने उस हत्यारे, उस कातिल को गिरफ्तार किया, जिस पर पता चला कि चोरी या झपट मारिया की जैसे चेन छीन लेते हैं, यहाँ कुंडल नोच लेते हैं, इस तरह के उस पर 7 मुकदमे थे और एक मुकदमा उसका हिमाचल प्रदेश के चंबा में था। वहां पर आरोप था कि दुष्कर्म के बाद इसने हत्या की है। चंडीगढ़ पुलिस को यह दावा है कि मोनू कुमार ही असली कातिल है, उसने ही दोनों कत्ल किए हैं और हमारे पास पर्याप्त सबूत है उसके बारे में। और पता करने की कोशिश की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम में इस कातिल के खिलाफ चार्जशीट लगाई जाए और कम से कम इसे फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों महिलाओं के साथ जो इसने घटनाक्रम को अंजाम दिया था वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और यह भी कहा जाता है कि यह भी बताया जाता है कि कातिल कितना भी शातिर हो, किस्म का क्यों न हो, यदि पुलिस अपनी सीप आ जाए या पुलिस ईमानदारी से जांच करे तो कातिल हर हाल में पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। भले ही वो चाहे जमीन की 7 तह लगाकर अंदर जाकर छिप जाए, लेकिन कातिल कभी बच नहीं सकता। और यह भी कहते हैं कि कोई कातिल कोई भी हो, कितना ही शातिर हो, वह कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। यहाँ भी उसने सबूत छोड़ा था, क्योंकि उसके जो कुछ ऐसे निशान थे शरीर के जिससे ब्लड सैंपल बनाया जा सकता था,